आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की पीटीईटी परीक्षा की तैयारी बेहतर चल रही होगी। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ क्लास को लाइक कीजिएगा और अपने तमाम दोस्तों में इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। आज के सेशन में पहला क्वेश्चन देखिएगा, दिए गए संख्या क्रम में अगली संख्या क्या होगी। 2, 6, 12, 20 और 30 अगली संख्या क्या होगी। सबसे पहले आप अंतर निकाल लीजिए। 2 और 6 के बीच में कितने का अंतर है? 3, 4, 5, 6, 4 का अंतर हो गया, ठीक है। 6 और 12 के बीच में 6 का अंतर हो गया। 12 और 20 के बीच में 8 का अंतर दिख रहा है साफ साफ। 20 और 30 के बीच में 10 का अंतर दिख रहा है। आगे यही क्रम चलेगा, यानी कि +2 हो रहा है, आगे 12 हो जाएगा। तो 30 और 12 कितने हुए? 2, 3, 1, 4 यानी 42। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। उसी प्रकार से अगला क्वेश्चन दिखेगा, 5 है, 11 है, 23 है, 47 है, 95 है। तो सबसे पहले आप ये दिमाग लगाइए कि इसमें कौन सी चीज़ का प्रयोग किया जा रहा है। अब जैसे कि 5 है तो 5 × 2 आपने किया, ठीक है। तो 5 × 2 बराबर कितना हुआ? 10 हो गया। फिर आपने इसमें +1 कर दिया, कितना हो गया? 11 हो गया, 11। इसके बाद 11 × आपने 2 किया, 11 दूनी 22, 22 + 1 कितना हुआ? 23 हो गया भाई, 23 हो गया। 23 × कितना होता है? 46 होता है, और +1 जोड़ दिया आपने, कितना बन गया? 47। 47 दूना कितना होता है? 47 दूना कितना होता है? 94 होता है। इसमें आपने +1 कर दिया, कितना हो गया? 95। तो यही जो है क्रम आगे भी चलेगा। तो 95 × पहले आप कर लीजिए, 2 पंचे 10, 1 बचा, 9 दूनी 18, 18 1 19, 190 +1 कितना बना जाके? 191। तो 191 कहाँ पर है? 191 ये रहा। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। तीसरा क्वेश्चन देखेगा। तीसरा क्वेश्चन क्या है, दिए गए अक्षर क्रम में अगला अक्षर क्या होगा। तो मैंने आपको क्या बताया था, सबसे पहले आप अंतर निकाल लीजिए। ए और सी के बीच में कितने का अंतर है? ए और सी के बीच में 2 का अंतर हो गया। सी और एफ के बीच में कितने का अंतर है? सी और एफ के बीच में 3 का अंतर हो गया। एफ और जे के बीच में कितने का अंतर हो जाएगा? 4 का। जे और क्यू के बीच में 5 का अंतर हो जाएगा। यही क्रम आगे भी चलेगा। तो आगे कितने का अंतर होगा? 6 का अंतर होगा आगे। तो ओ पी क्यू आर एस टी यू आ रहा है। तो यू कहाँ पर है? यू ये रहा। तो आंसर क्या होगा? आंसर इस क्वेश्चन का सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। अब देखिए, वी है, सी है, डी है, आगे क्या होगा? आगे हो जाएगा ई। डी है, फिर आगे क्या है? ई है, फिर एफ है, आगे क्या हो जाएगा? जी हो जाएगा। आगे क्या है? एफ है, जी है, एच है, आगे क्या होगा? आई। तो ई जी आई। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन देखेगा। सो गाइस, पांचवा क्वेश्चन हमारा रहेगा, एक विशेष पैटर्न के अनुसार संख्याएं दी गई हैं, खाली स्थान में कौन सी संख्या आएगी। थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है। 3 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, ठीक है, 9 हो गया। 9 तियाँ 27, 27 तियाँ 81, और 81 तियाँ कितना होगा? 3 एकम 3, 8 8 16, 8 तियाँ 24, कितना बन रहा है? 243 बन रहा है। तो 243 कहाँ पर है? 243 ऑप्शन नंबर वी में है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर वी। छठा क्वेश्चन देखेगा। छठा क्वेश्चन हमारा है कि चाकू काटना कलम। अब देखिए, चाकू से सब्जी काटी जाती है, और भी कई काम होते हैं चाकू से। तो कलम का काम क्या होता है? कलम का काम क्या होता है? कलम से लिखना होता है। तो कलम का संबंध लिखने से हो जाएगा। चाकू का संबंध काटने से, कलम का संबंध लिखने से हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। सो गाइस, अगला क्वेश्चन देखेगा।
सूरज का संबंध दिन से होगा, चंद्रमा का संबंध किससे होगा? सूरज जो है दिन में निकलता है, चंद्रमा कब निकलता है? चंद्रमा जो है रात में निकलता है। तो 7वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर वी के साथ में। अब जैसे कि मछली का संबंध जल से हो जाएगा, तो पक्षी का संबंध किससे होगा? हवा से होगा, धरती से होगा, पिंजरा से होगा या आसमान से होगा? देखिए मछली का संबंध जल से हो जाएगा और पक्षी का संबंध किससे होगा? हवा, धरती, पिंजरा, आसमान। पक्षी का संबंध हो जाएगा हवा से। तो 8वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। जैसे कि जल के बिना मछली बेबस है, उसी के हवा के बिना पक्षी बेबस है। अगला क्वेश्चन देखेगा, बैल, हल, घोड़ा। देखिए बैल जो है हल से खेत को जोतता है, और घोड़ा का क्या काम होता है? गाड़ी, खेत, पानी या जंगल। घोड़ा का काम होता है गाड़ी चलाना। तो 9वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए के साथ में। 10वां क्वेश्चन देखेगा, दिल्ली, भारत, बीजिंग। देखिए दिल्ली जो है, ये दिल्ली की राजधानी क्या है? सॉरी, भारत की राजधानी क्या है? दिल्ली। तो बीजिंग की राजधानी क्या, कौन सी है? कौन सा देश है बीजिंग की राजधानी? बीजिंग जो है किसकी राजधानी है, ये इसमें आपसे पूछा गया है। थोड़ा दिमाग लगाने की जरूरत है। हो सके तो क्वेश्चंस के जो जवाब हैं वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आंसर आपका जाएगा चीन के साथ में। चीन की राजधानी बीजिंग और भारत की राजधानी दिल्ली। ऑप्शन नंबर वी करेक्ट हो जाएगा। 11वां क्वेश्चन देखेगा, शिक्षक, विद्यालय, डॉक्टर। तो शिक्षक का संबंध विद्यालय से होगा, तो डॉक्टर का संबंध किससे होगा? अस्पताल, अदालत, पुस्तकालय या प्रयोगशाला। सो गाइस डॉक्टर का संबंध अस्पताल से होगा। तो 11वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए के साथ में। 12वां क्वेश्चन देखेगा, चीनी से गन्ना से चीनी बनता है। ऊन जो है कैसे बनता है? भेड़ से, कपास से, खेत से या सूत से? भेड़। आंसर क्या होगा? आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। चीनी का संबंध गन्ना से हो जाएगा, तो ऊन का संबंध भेड़ से होगा। 13वां क्वेश्चन देखेगा, पक्षी का संबंध घोंसला से होगा, तो शेर का संबंध किससे होगा? पक्षी घोंसला में रहता है, तो शेर कहां रहता है? गुफा, जंगल, जू या नदी। तो पक्षी घोंसला में रहता है और शेर गुफा में रहता है। तो 13वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए के साथ में। 14वां क्वेश्चन देखेगा, आंख का संबंध देखने से होता है, कान का संबंध किससे होता है भाई? सुनना, पकड़ना, बोलना, सोचना। तो कान का संबंध होगा सुनने से। तो 14वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। 15वां क्वेश्चन देखेगा, सिपाही, सेना, अभिनेता का संबंध किससे होगा? सिपाही जो होते हैं उन्हें वो सेना के अंतर्गत आते हैं। अभिनेता का संबंध किससे होगा? रंगमंच, टीवी, फिल्म, निर्देशक। रंगमंच, अभिनेता जो है वो रंगमंच के हिस्सा है और सिपाही एक सेना का हिस्सा है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से आपके टीचिंग एप्टीट्यूड के जो क्वेश्चन है वो स्टार्ट हो जाते हैं। सोच समझ कर आंसर दीजिएगा। शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। स्कूल का क्या मुख्य उद्देश्य होता है? स्कूल जो खुले हैं इनका उद्देश्य क्या होता है? शिक्षण भी कह सकते हैं, स्कूल भी कह सकते हैं। शिक्षण का मुख्य उद्देश्य होता है छात्रों में सोचने और समझने की क्षमता विकसित करना। आप लोगों ने देखा होगा जब आपका बच्चा छोटा होता है तो आप उसका नाम लिखाने के लिए किसी भी स्कूल में जाते हैं तो उसका नाम जो LKG में लिखा जाता है। उसको इतना सोचने और समझने की उसके अंदर इतनी क्षमता नहीं होती है। इसलिए शिक्षण का जो मुख्य उद्देश्य होता है या स्कूल का जो उद्देश्य होता है बच्चे के अंदर सोचने और समझने की क्षमता विकसित करना। तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। सो गाइस अगला क्वेश्चन देखेगा, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका क्या होती है? जैसे कि विद्यालय है या शिक्षण संस्थान है उसमें जो टीचर होता है, जो शिक्षक होता है, उसकी मुख्य भूमिका क्या रहती है? एक गाइड और सहायक, इसको क्या कहा जाता है? एक गाइड और सहायक, यानी बच्चों को गाइड करता है और एक उसका दोस्त भी होता है, उसका सहायक भी होता है। दोस्त भी कह सकते हैं, सहायक भी कह सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर वी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कौन सा शिक्षण विधि सीखने की सबसे अधिक प्रभावी बनाती है?
कौन सा शिक्षण विधि सीखने का को सबसे अधिक प्रभावी बनाती है? परियोजना विधि, जो कि शिक्षण विधि सीखने का सबसे अधिक प्रभावी बनाती है। तो 18वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर वी के साथ में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, संवहनीय अधिगम, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग क्या क्या अर्थ है? संवहनीय अधिगम, इसका अर्थ क्या होता है? एक विषय से दूसरे विषय में ज्ञान का स्थानांतरण। तो 19वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर ए के साथ में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा, सक्रिय अधिगम, एक्टिव लर्निंग में मुख्य रूप से क्या शामिल होता है? सक्रिय अधिगम, एक्टिव लर्निंग में मुख्य रूप से क्या शामिल होता है? समस्या आधारित शिक्षण और चर्चा। तो 20वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर सी के साथ में। अगला क्वेश्चन देखेगा, सो गाइस अगला क्वेश्चन हमारा रहेगा कि सकारात्मक पुनर्वर्णन का उद्देश्य क्या है? सकारात्मक पुनर्वर्णन का उद्देश्य क्या होता है? उनकी सीखने की प्रक्रिया को प्रोत्साहित करना। तो 21वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा, ऑप्शन नंबर सी के साथ में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर देख लीजिएगा एक बार आप लोग। वाइगोस्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत किस पर बल देता है? वाइगोस्की का सामाजिक सांस्कृतिक किस सिद्धांत पर किस पर बल देता है? तो गाइस ये बल देता है सामाजिक संपर्क के माध्यम से अधिगम। तो 22वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर वी के साथ में। 23वें क्वेश्चन की मैं बात करूंगा। 23वां क्वेश्चन देखेगा, अनुभवात्मक अधिगम किसने प्रतिपादित किया? अनुभवात्मक अधिगम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? सो गाइस ये प्रतिपादित किया गया था कोलब के द्वारा। तो 23वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा, ऑप्शन नंबर वी के साथ में। देखिए अगर आप लोगों को क्लास वाकई में पसंद आ रही हो तो प्लीज़ क्लास को लाइक करके आप लोग जाइएगा। कौन सा कारक अधिगम को प्रभावित नहीं करता? कौन सा कारक अधिगम को प्रभावित नहीं करता? ऊंचाई जो है ना, ये कारक अधिगम को प्रभावित नहीं करता है। तो 24वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा, हाइट सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। सो गाइस अगला क्वेश्चन हमारा रहेगा कि बाल केंद्रित शिक्षण में किसका महत्व अधिक होता है? चाइल्ड सेंटर्ड लर्निंग में किसका महत्व अधिक होता है? प्रेरित करना, छात्र की भागीदारी और रुचि, छात्र की भागीदारी रुचि। तो 25वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर सी के साथ में। अगला क्वेश्चन देखेगा, नेतृत्व लीडरशिप का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? आदेश देना, प्रेरित करना, नियम लागू करना, दंड देना। नेतृत्व का मुख्य कार्य क्या होता है? यानी कि प्रेरित करना। तो 26वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा, ऑप्शन नंबर वी के साथ में। सो गाइस 27वां क्वेश्चन देखेगा। 27वां क्वेश्चन हमारा रहेगा, एक प्रभावी नेता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या मानी जाती है? कठोर व्यवहार, प्रभावी संचार, केवल आदेश देना, अपने विचार न थोपना। एक प्रभावी नेता के लिए सबसे महत्वपूर्ण संचार कौशल क्या है? सक्रिय रूप से सुनना और प्रतिक्रिया देना, या फिर प्रभावी संचार? प्रभावी संचार। तो 27वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर वी के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा, नीचे दिए गए में कौन सा नेतृत्व का प्रकार नहीं है? लोकतांत्रिक नेतृत्व, स्वेच्छाचारी नेतृत्व, अधिनायकवादी नेतृत्व, पारिवारिक नेतृत्व। कौन सा नेतृत्व का प्रकार नहीं है? पारिवारिक नेतृत्व। तो 28वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर डी के साथ में। 29वें क्वेश्चन की मैं बात करूंगा। 29वां क्वेश्चन देखेगा, एक अच्छा नेता अपनी टीम में किस गुण को बढ़ावा देता है? आत्म केंद्रित सोच, टीम वर्क और सहयोग, डर और संदेह, केवल व्यक्तिगत सफलता। एक अच्छा नेता अपनी टीम में किस गुण को बढ़ावा देता है? टीम वर्क और सहयोग। तो 29वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर वी के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा,
परिस्थितिजन्य नेतृत्व सिद्धांत किससे संबंधित है? परिस्थितिजन्य नेतृत्व जो है ये सिद्धांत किससे संबंधित है? सो गाइस, जो ये सिद्धांत है ना, नेतृत्व को परिस्थितियों के अनुसार बदलना चाहिए। तो 30वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा एक लोकतांत्रिक नेतृत्व की विशेषता है? कौन सा एक लोकतांत्रिक नेतृत्व की विशेषता है? टीम के सदस्यों से सुझाव लिए जाते हैं। तो 31वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर सी के साथ में। 32वां क्वेश्चन देखिएगा, एक प्रभावी नेता के लिए सबसे महत्वपूर्ण संचार कौशल क्या है? एक प्रभावी नेता के लिए सबसे महत्वपूर्ण संचार कौशल क्या है? सक्रिय रूप से सुनना और प्रतिक्रिया देना, ये एक नेता के लिए सबसे महत्वपूर्ण संचार कौशल है। तो 32वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर वी के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, महान नेता पैदा होते हैं बनाए नहीं जाते, यह कथन किस नेतृत्व सिद्धांत से संबंधित है? गुण सिद्धांत, व्यवहार सिद्धांत, स्थिति सिद्धांत, परिवर्तनकारी नेतृत्व सिद्धांत? गुण सिद्धांत। राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो 33वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, एक प्रभावी नेता अपने अधीनस्थों को किस प्रकार प्रेरित करता है? डर और धमकी से, पुरस्कार और मान्यता द्वारा, सजा देकर, केवल आदेश देकर? एक प्रभावी नेता अपने अधीनस्थों को किस प्रकार प्रेरित करता है? पुरस्कार और मान्यता द्वारा। तो 34वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। 35वां क्वेश्चन देखेगा। सो गाइस, अगला क्वेश्चन हमारा रहेगा, एक अच्छे नेता की सबसे महत्वपूर्ण नैतिक विशेषता क्या होनी चाहिए? बेईमानी, निष्पक्षता और ईमानदारी, अहंकार, दूसरों की अपेक्षा? एक अच्छे नेता की सबसे महत्वपूर्ण नैतिक विशेषता क्या होनी चाहिए? निष्पक्षता और ईमानदारी। तो 35वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर वी के साथ में। 36वां क्वेश्चन देखेगा। 36वां क्वेश्चन हमारा है, सृजनात्मकता का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? केवल नियमों का पालन करना, नए और अनोखे विचार उत्पन्न करना, केवल दूसरों की नकल करना, पुराने तरीकों पर अडिग रहना? तो राइट आंसर की बात करूं, नए और अनोखे विचार उत्पन्न करना। तो 36वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर वी के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा 37वां, निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मकता को बढ़ाने का तरीका है? कौन सा सृजनात्मकता बढ़ाने का तरीका है? समस्याओं को अलग अलग दृष्टिकोण से देखना। तो 37वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा, ब्रेन स्टॉर्मिंग किससे संबंधित है? रचनात्मक विचार उत्पन्न करने की तकनीक, केवल तर्कसंगत सोच, संचार में बाधा, केवल व्यक्तिगत सोच? ब्रेन स्टॉर्मिंग जो है ये किससे संबंधित है? रचनात्मक विचार उत्पन्न करने की तकनीक। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा 38वें क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए के साथ में। सो गाइस, 39वां क्वेश्चन देखेगा। 39वां क्वेश्चन क्या है, सृजनात्मकता को बढ़ावा देने के लिए किस प्रकार के वातावरण की आवश्यकता होती है? सृजनात्मकता को बढ़ावा देने के लिए खुला और प्रेरणादायक वातावरण की आवश्यकता होती है। तो 39वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर वी के साथ में। 40वां क्वेश्चन देखेगा। 40वां क्वेश्चन क्या है? 40वां क्वेश्चन है, सृजनात्मक व्यक्ति की प्रमुख विशेषता क्या होती है? सृजनात्मक व्यक्ति की प्रमुख विशेषता क्या होती है? जिज्ञासु और प्रयोगधर्मी होना। तो आंसर की अगर मैं बात करूं, 40वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, सृजनात्मकता से संबंधित 6 थिंकिंग हट्स तकनीक जो किसने है ये विकसित की थी? ये तकनीक जो है ना गाइस, ये विकसित की थी एडवर्ड डी बोनो। एडवर्ड डी बोनो। तो 41वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। ठीक है, 42वां क्वेश्चन देखेगा। 42वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मकता की बाधा है? कौन सा सृजनात्मकता की बाधा है? डर और असफलता की चिंता। तो 42वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा
ऑप्शन नंबर वी के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। अगला क्वेश्चन हमारा रहेगा कि लेटरल थिंकिंग का उपयोग किसके लिए किया जाता है। तो देखिए, लेटरल थिंकिंग का उपयोग समस्याओं को रचनात्मक रूप से हल करने के लिए किया जाता है। तो 43वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर ए के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। 44वां क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। 44वां क्वेश्चन रहेगा, सृजनात्मकता को बढ़ाने में किस गतिविधि की मदद मिलती है। नियमित रूप से नई चीज़ें सीखना, हमेशा एक ही तरीके से काम करना, असफलता से डरना, केवल पहले से तय नियमों का पालन करना। नियमित रूप से नई चीज़ें खोजना। तो 44वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा 45वां। सृजनात्मकता का उपयोग किस क्षेत्र में किया जाता है। केवल कला और संगीत में, केवल विज्ञान और तकनीक में, केवल व्यापार और विपणन में, सभी क्षेत्रों में। सृजनात्मकता का उपयोग किस क्षेत्र में किया जाता है। तो सभी क्षेत्रों में किया जाता है। तो 45वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर डी के साथ में। 46वां क्वेश्चन देखेगा। यहां से देखिए आपके हिंदी के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। अग्नि का पर्यायवाची शब्द क्या है। अग्नि का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। जल होता है, पावक होता है, वायु होता है, या फिर आकाश होता है। देखिए, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अग्नि का पर्यायवाची शब्द पावक होता है। तो 46वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर वी के साथ में। देखिए, अग्नि के पर्यायवाची शब्द होते हैं अनल, ज्वाला, पावक, दहन, ज्वलन, अग्निशमन, दह। ये सभी शब्द जो है ना, ये अग्नि के पर्यायवाची शब्द होते हैं। आग भी अग्नि का ही पर्यायवाची शब्द है। सिंह का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए, मृग जो है ना, ये हिरण का पर्यायवाची शब्द है, ना कि सिंह का। केसरी हुआ, पंचानन हुआ, द्विपिन हुआ, ये सभी शब्द जो है ना, ये सिंह के पर्यायवाची शब्द होते हैं। अगला क्वेश्चन देखेगा। चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। रवि, दिनकर, निशाकर, प्रभाकर। चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, यह आपसे पूछा जा रहा है। चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, निशाकर। तो 48वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। देखिए, चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द रजनीश भी होता है, राकापति भी होता है, राकेश भी होता है, निशाकर भी होता है, इंदु होता है, मयंक होता है, सुधांशु भी होता है, शशि भी होता है। तो ये सभी शब्द जो है ना, ये चंद्रमा के पर्यायवाची शब्द होते हैं। प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन देखेगा। सूर्य का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है। भानु, दिनेश, अरुण, निशाकर। देखिए, निशाकर जो है ना, ये चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द है, ना कि सूर्य का। भानु हुआ, दिनेश हुआ, अरुण हुआ, ये सभी शब्द जो हैं ये सूर्य के पर्यायवाची शब्द हैं। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। पवन का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। अनिल, दिग्गज, वरुण या अर्णव। पवन का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। तो पवन का पर्यायवाची शब्द होता है मेरे प्यारे बच्चों अनिल। तो 50 क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। राजपथ में कौन सा समास है। तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, अव्ययभाव समास या द्विगु समास। राजपथ, तो राजपथ में कौन सा समास। देखिए, राज अलग है, राज का पथ, कर्ता ने कर्म को का, इसमें आ रहा है। तो राज अलग है, पथ अलग, दोनों को जोड़ दिया गया, नया शब्द क्या बना, राजपथ। ऐसे भी कर सकते हो, राज का पथ ऐसे भी कर सकते हो। तो जब भी ऐसा हो तो आप तत्पुरुष समास पर टिक कर दीजिए। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। रथ चक्र, रथ चक्र में कौन सा समास है। द्वंद्व, तत्पुरुष, कर्मधार या द्विगु। रथ का चक्र, रथ का चक्र, तो रथ का चक्र जब आप करोगे तो इसमें कौन सा समास होगा। देखिए, रथ का चक्र अभी मैंने आपको बताया, कर्ता ने कर्म को का। मेरे हिसाब से इसमें तत्पुरुष समास होना चाहिए, मेरे हिसाब से। आपके हिसाब से क्या होगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आप लोग, क्योंकि कर्मधार समास लिखा है। चौराहा में कौन सा समास है। चार राहों का समूह, द्विगु होगा, तत्पुरुष होगा, बहुपर्याय होगा या अव्ययभाव होगा। चौराहा में कौन सा समास होता है। तो मैंने आपको कई बार बताया, एक बार नहीं हजारों बार बताया है। जहां पर संख्यावाची शब्द होता है ना, वहां पर द्विगु समास होता है।
तो 53 क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। गंगा जल, गंगा जल में कौन सा समास है भाई? कर्मधार, तत्पुरुष, बहुपर्याय या द्विगु? गंगा जल, गंगा का जल, गंगा अलग है, जल अलग है, दोनों को जोड़ दिया गया, नया शब्द क्या बना? गंगा जल। तो यहां पर कौन सा समास हो जाएगा? तत्पुरुष समास हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। रात्रि भोजन, रात्रि भोजन में कौन सा समास? कर्मधार, तत्पुरुष, द्विगु या अव्ययभाव? तो रात्रि भोजन में कौन सा समास होगा? रात्रि अलग है, भोजन अलग है, दोनों को जोड़ दिया गया, नया शब्द क्या बना? रात्रि भोजन या रात्रि का भोजन, ऐसे भी कह सकते हो। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सप्ताह, सप्ताह में कौन सा समास है? ये संख्यावाची शब्द है, तो संख्या, जहां पर संख्यावाची शब्द होता है वहां पर कौन सा समास होता है? द्विगु समास होता है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नीलकंठ में कौन सा समास है भाई? द्विगु, कर्मधार, बहुपर्याय, अव्ययभाव? नीला कंठ है जिनका, यानी भगवान शिव। तो मैंने आपको क्या बताया कि जब किसी वाक्य में किसी प्रसिद्ध व्यक्ति या भगवान के नाम आ जाए वहां पर कौन सा समास होता है? बहुपर्याय समास होता है। पीतांबर, पीला अंबर है जिनका, यानी भगवान विष्णु। जैसे कि गजानन, लंबा उदर है जिनका, गजानन किसको कहा जाता है? भगवान गणेश को कहा जाता है। इनकी भी संज्ञा भगवान से ही की गई है, तो यहां पर भी बहुपर्याय समास हो जाएगा। दशानन, दश आनन है जिनके, तो ये एक प्रसिद्ध व्यक्ति है, तो यहां पर भी बहुपर्याय समास हो जाएगा। जैसे कि इंद्रजीत, इंद्र को जीतने वाला, यानी मेघनाथ, ये एक प्रसिद्ध व्यक्ति है, ना कि भगवान। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। यथाशक्ति में कौन सा समास है? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तत्पुरुष, द्वंद्व, अव्ययभाव या बहुपर्याय? तो मैं आपको एक चीज और बता देना चाहता हूं, जहां पर यथा आ जाए, अनु आ जाए, प्रति आ जाए, बड़ा आ जाए, भर आ जाए, उद आ जाए और हर आ जाए, वहां पर होता है अव्ययभाव समास। तो स्टार्टिंग का शब्द देख लीजिए, यथा दिया है, देखिए यथा दिया है इसमें, यथा, अनु, प्रति, बड़ा, भर, भर, उद, हर, तो ये शब्द दिए गए हैं। तो जहां पर ये शब्द आते हैं वहां पर होता है अव्ययभाव समास। ठीक है, जैसे कि अनुप्रति, प्रतिदिन, आडंबर, भरपेट, उदय, हर दिन। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा, राम लक्ष्मण में कौन सा समास है? कर्मधार समास, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास या अव्ययभाव समास? तो राम लक्ष्मण, तो राम लक्ष्मण में कौन सा समास होगा? राम लक्ष्मण में कौन सा समास होगा यह आपको बताना है। तो राम और लक्ष्मण के बीच में आपको एक योजक चिन्ह दिख रहा होगा, तो जहां पर योजक चिन्ह होता है तो वहां पर कौन सा समास होता है? द्वंद्व समास होता है। तो ऑप्शन नंबर वी करेक्ट हो जाएगा। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन रहेगा, चरण कमल में कौन सा समास है? बहुपर्याय समास, द्वंद्व समास, कर्मधार समास या तत्पुरुष समास? चरण कमल, तो चरण कमल में कौन सा समास होगा? देखिए, जब आप इसका समास विग्रह करोगे तो इसका समास विग्रह क्या होता है? कमल के समान चरण, कमल के समान चरण, यानी यह एक समस्त पद है जिसमें दो शब्द एक साथ मिलकर अर्थ व्यक्त करते हैं। चरण कमल को अलग अलग करके लिखे जाने की प्रक्रिया समास विग्रह कहलाती है। तो यहां पर कौन सा समास हो जाएगा? यहां हो जाएगा कर्मधार समास। तो ये लास्ट क्वेश्चन था आज की इस क्लास का। तो कैसी लगी क्लास आज की आप लोगों को कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसकी पीडीएफ आप टेलीग्राम चैनल के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप लोगों ने ज्वाइन नहीं किया है जरूर ज्वाइन करें। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।